बच्चों, हम कर रहे थे आपके साइंस में चैप्टर 16 जिसका नाम है लाइट, और हम आए थे आई पोर्शन पे। हम समझ रहे थे आइस के बारे में। हमने आइस के बारे में थोड़ा सा समझ लिया था, अभी हमने आइस का पूरा नहीं पढ़ा है। ये है आपके आई का डायग्राम। मैंने आपको ड्रॉ करने भी बोला था। कॉर्निया देखो, ये बिल्कुल आगे है और लेंस इधर है। आइरिस ये ब्लैक ब्लैक है, ये आइरिस है। ये सिलरी मसल्स हैं, ये ऑप्टिक नर्व, और ये रेटिना। रेटिना पे ही इमेज बनती है, रेटिना स्क्रीन जैसा होता है। पेज नंबर 206 पे आई के बारे में और पढ़ते हैं। बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ द आई इज अ लेंस विच इज थिकर इन द सेंटर। उसे रेटिना के यहाँ देखो, बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ द आई की प्यूपिल के पीछे एक लेंस होता है जो बीच में से थोड़ा थिक होता है। मतलब आई की प्यूपिल, ये सब आई में ही है, ठीक है, आई के अंदर ही है, कुछ भी आई के बाहर नहीं है, सब अंदर है। बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ द आई इज अ लेंस विच इज थिकर इन द सेंटर। प्यूपिल के पीछे बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ द आई इज अ लेंस, एक लेंस है जो कि सेंटर से थिक है, ठीक है, थिक इन द सेंटर, ठीक है। फिर यहां देखते हैं द लेंस। अब ये जो लेंस है, फोकसेस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन अ लेयर कॉल्ड रेटिना। ये जो लेंस है, जो उस पे लाइट आती है, मतलब जो लाइट आती है उसको कहाँ डाल देता है, रेटिना पे डाल देता है। रेटिना एक स्क्रीन की तरह है, हमको वहां इमेज दिखती है, ठीक है। जिसका रेटिना में प्रॉब्लम है उसको इमेज नहीं दिखेगी, ठीक है। द लेंस फोकसेस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन अ लेयर कॉल्ड रेटिना। लेंस फोकसेस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन अ लेयर कॉल्ड रेटिना। तो रेटिना पे आपको दिखेगी इमेज। द रेटिना कंटेन्स सेवरल नर्व सेल्स। अब ये देखो, ये है आपकी रेटिना, और रेटिना के पास बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं। रेटिना कंटेन्स सेवरल नर्व सेल्स। सेंसेशन फेल्ट बाय द नर्व सेल्स आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन। अब इन नर्व सेल्स में कुछ सेंसेशन होती है, मतलब सेंसेशन इन द सेंस आपको पता लगता है। जैसे देखो, आपने एक बहुत ही डेंजरस डॉग देखा, ठीक है। आपकी आई ने वो देखा और फिर आपको एक सेंसेशन फील हुई। ऑब्वियसली डॉग देखा, आपके मन ने बोला भाई इस रास्ते मत जा। ये जो आपको सेंसेशन फील हुई, ये कहाँ जाएगी, ब्रेन के पास। देखा आंख ने देखा, और फिर उसके साथ जो नर्व सेल जुड़ी हुई थी, उसने तुरंत आपको क्या किया, आपको वार्न किया कि भाई डॉग है, डेंजरस है, मत जा। फिर ये टू द ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व, फिर ये जाके ऑप्टिक नर्व को बात मिली, ठीक है, और आपको इमेज अच्छे से दिखी। सेंसेशंस फेल्ट बाय द नर्व सेल्स। आपकी नर्व सेल्स ये सेंसेशन फील करेंगी, भाई जो दिखने की सेंसेशन है, देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन, और ये ब्रेन को पहुंचाई जाएगी। मतलब ये ब्रेन को दिखाएगी भाई देख डेंजर कुत्ता है, देख इस तरह से कुत्ता है। थ्रू ऑप्टिक नर्व, तो इसीलिए आपको इमेज दिखती है, ठीक है। आपको कुछ दिखता कैसे है, तो खाली रेटिना की वजह से नहीं दिखता। रेटिना पे तो इमेज बनी, ठीक है, पर अभी वो दिखना भी, आपका मन बोले कि हाँ भाई देख, उसको देख, ठीक है। कई बार कहते हैं ना भाई, देखते हुए भी अंधे हो जाते, दिखता ही नहीं है, दूसरों को दिखता है, हमको नहीं दिखता। ऐसे क्यों होता है, तो तब रेटिना पे तो इमेज गिरती है आपके, पर सेंसेशन नहीं फील होती है आपकी नर्व को मतलब नसें, ये जो आंखों की नसें हैं, कईयों को ये आपने प्रॉब्लम भी सुनी होगी, आंखें देखी होगी, आंखें बिल्कुल उनकी इतनी सुंदर, इतनी मस्त, खूबसूरत, इतनी अच्छी होती हैं, आपको लगेगा ही नहीं उनको कोई इशू है। तो आप सुनते हो उसकी नस दब गई, कि उसको दिखता नहीं है, उसको झांखा दिखता है। ये क्यों, क्योंकि ये ऑप्टिक नर्व, आप रेटिना पे इमेज बनी, पर ऑप्टिक नर्व क्या करती है, आपको वो फील कराती है, वो दिखाती है। द रेटिना कंटेन सेवरल नर्व सेल्स। रेटिना में बहुत सारे नर्व सेल्स हैं। सेंसेशन फेल्ट बाय द नर्व सेल्स आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन। ब्रेन को पहुंचाया जाता है थ्रू द ऑप्टिक नर्व, ठीक है, ऑप्टिक नर्व की मदद से ब्रेन को पहुंचा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल्स। फर्स्ट है कोन्स। दो तरह के सेल्स होते हैं, कोन्स विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। कोन्स होते हैं जो ब्राइट लाइट को विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। और दूसरा टाइप होता है रॉड्स विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, ठीक है। कोन्स जो मतलब ब्राइट, देखो फिर से, देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल्स। दो तरह के सेल्स होते हैं, एक कोन्स और एक रॉड्स। कोन्स जो होते हैं वो जब बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट दिखती है आपके आंखों को, वो आपको दिखाता है। रॉड्स क्या होते हैं, जब आपको डिम लाइट दिखती है वो दिखाते हैं,
ठीक है। सो दोनों का फंक्शन क्या है, कॉन्स सेंस कलर, और कॉन्स क्योंकि ब्राइट लाइट से एक्टिव होते हैं, सो वो कलर सेंस करते हैं, मतलब आपको कलर का पता लगता है कॉन्स से। एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना देयर आर नो सेंस, सो नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट। अगर आप ऑप्टिक नर्व और रेटिना के बीच में, एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना, वहां पे कोई सेंसरी सेल्स, यहाँ कोई सेंसरी सेल्स नहीं होते हैं, सो वहां आपको कुछ नहीं दिखेगा, उस स्पॉट पे कुछ नहीं दिखेगा। दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना देयर आर नो सेंसरी सेल्स, वहां कोई सेंसरी, ना कॉन्स होते हैं ना रॉड्स होते हैं, सो नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट, सो वहां आपको कोई विजन दिखेगा ही नहीं। सो दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। सो बच्चों एक बार जल्दी से रिवाइंड कर देते हैं, हमने क्या देखा। मतलब हमने कल चालू किया था आइस, तो आइस में हमने देखा कि आइस रफली स्फेरिकल शेप में होती है, उसके आउटर कोट को बाहर, आउटर कोट वाइट होता है, टफ होता है, ताकि वो इंटीरियर पार्ट को बचा सके एक्सीडेंट से। सो इसके ट्रांसपेरेंट मतलब इसका आउटर कोट होता है टफ और वाइट कलर का होता है। फिर हम देखते हैं इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट। सो इसका ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया, ठीक है। मतलब जो इसका ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट, ट्रांसपेरेंट का वर्ड का मतलब होता है लाइट पास करने दे, सो फ्रंट पार्ट को कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर आइरिस होता है, कॉर्निया के पीछे आइरिस, फ्रंट पार्ट है कॉर्निया जो कि ट्रांसपेरेंट है, उसके पीछे है आइरिस। आइरिस के अंदर आपको एक ओपनिंग दिखेगी, प्यूपिल, जो प्यूपिल है प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है आइरिस। आइरिस का काम क्या है, आइरिस मतलब एक आंख को एक अलग कलर देता है। जब हम कहते हैं कि एक पर्सन की ग्रीन आंखें हैं, इसका मतलब है उसकी आइरिस का कलर ग्रीन है। सो आइरिस का एक और काम है, आंखों को कलर देने के अलावा आइरिस क्या करता है, जो हमारे आंखों में लाइट आती है उसे कंट्रोल करता है। भाई बहुत ज़्यादा लाइट आंखें नहीं सहन कर सकती, तो वो एक कंट्रोल करता है सामने आने वाली लाइट को कि कितनी आंखों को लाइट आनी चाहिए। इसके बाद है जो प्यूपिल, हमने पढ़ा था आइरिस में प्यूपिल है। सो प्यूपिल, जो आई में प्यूपिल होता है उसके पीछे लेंस होता है, बिहाइंड प्यूपिल ऑफ द आई इज अ लेंस। सो प्यूपिल के पीछे एक लेंस होता है जो थिक होता है सेंटर में, विच इज थिकर इन द सेंटर। सो व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज थिकर एट द सेंटर, सो कौन सा कैसा लेंस थिकर है। सो the lens focuses light on the back of the eye on a layer called retina, ठीक है। सो जो लेंस है वो क्या करती है, लाइट को फोकस करती है। लेंस फोकसेस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई। लेंस क्या करती है, लाइट को फोकस करती है रेटिना पे, ठीक है। लेंस कहाँ होता है, लेंस होता है आई के पीछे, प्यूपिल के पीछे, और फिर उसे रेटिना पे भेज दिया जाता है। रेटिना में बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स में सेंसेशन आती है और वो ब्रेन को इंफॉर्मेशन मिलती है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व मतलब रेटिना से ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को सेंसेशन जाती है। तो दो तरह के सेल्स होते हैं, कोन्स और एक कोन्स होते हैं, रॉड्स होते हैं। कोन्स क्या होते हैं, ब्राइट लाइट को सेंसिटिव, मतलब ब्राइट लाइट ज्यादा दिखाते हैं। रॉड्स डिम लाइट दिखाते हैं। कहीं एक ऐसा पॉइंट भी आता है जो ब्लाइंड स्पॉट होता है, जहाँ पे कोई काम ही नहीं करता है रेटिना। सो ये ब्लाइंड स्पॉट क्या है वो समझते हैं हम। सो ब्लाइंड स्पॉट क्या है, यहाँ आपको इस एक्टिविटी के थ्रू ब्लाइंड स्पॉट समझाया गया है। Make a round mark and a cross on a sheet of paper with the spot to the right of the cross। अब यहाँ देखो, ये ऐसे इस तरह से ये शीट ऑफ पेपर लेना है। शीट ऑफ पेपर जैसे ऐसे आप एक शीट ऑफ पेपर ले सकते हो, ये मेरे हाथ में है, दिस इज अ शीट ऑफ पेपर। सो एक जगह आपको बहुत ही डार्क, ठीक है, आप मार्कर का यूज कर सकते हो या आप सिंपल पेन यूज कर सकते हो। बहुत बड़ा क्रॉस बनाओ एंड यहाँ पे बहुत बड़ा आप सर्कल एकदम उसको डार्कन कर दो, ठीक है। सो क्रॉस और सर्कल बनाओ। इसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन द टू मार्क्स में भी 6 to 8 सेंटीमीटर, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है सेंटीमीटर में होगा।
होल्ड द शीट ऑफ पेपर एट एन आर्म्स लेंथ फ्रॉम द आई। सो ये जो शीट ऑफ पेपर है, इस शीट ऑफ पेपर को आप आंखों से थोड़ा सा दूर रखो। आर्म्स लेंथ मतलब एक हाथ की दूरी जितना। मतलब अगर मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, ठीक है, मे बी मैं स्ट्रेट बैठी हुई हूँ, मैं थोड़ा ऐसे रख रही हूँ, ठीक है, मेरा आर्म्स लेंथ हुआ, ये मेरा आर्म है, ये मेरा आर्म लेंथ हुआ, ठीक है। आर्म्स लेंथ टू द आई। मतलब अपनी आंखों से एक हाथ की दूरी, आर्म्स लेंथ मतलब एक हाथ की दूरी पे रखो। होल्ड द शीट ऑफ पेपर एट एन आर्म्स एंड क्लोज योर लेफ्ट आई। अब आपकी जो लेफ्ट आंख है, आपकी लेफ्ट आंख पे क्लोज योर लेफ्ट आई, आंख बंद करो। कैसे बंद करोगे? या तो आप ऐसे ही बंद कर सकते हो, करो, या तो हाथ से बंद कर देना। क्लोज योर लेफ्ट आई, लुक कंटिन्यूअसली एट द क्रॉस। आपने लेफ्ट आई बंद कर दी है और आप क्रॉस की तरफ देख रहे हो। मूव द शीट स्लोली टुवर्ड्स यू। अब धीरे 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 ये पेज अपनी तरफ लाते आओ, क्यों ये आपने एक हाथ की दूरी पर शीट ऑफ पेपर रखा है, धीरे 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 अपनी तरफ लेके आओ। कीपिंग योर आई ऑन द क्रॉस। आपकी नजर क्रॉस पे ही होनी चाहिए। आपको क्या दिखेगा? क्या आपको राउंड मार्क डिसअपियर हो जाएगा? नाउ क्लोज योर राइट आई। अब यही एक्सपेरिमेंट करो फिर से, फिर राइट आई को बंद करो। अब आप राइट आई बंद करके राउंड मार्क को देखो, फिर ये आप एक्टिविटी रिपीट करो। फिर क्या क्रॉस डिसअपियर हो गया? disappearance of the cross or round mark shows that there is point on the retina which cannot send images to the brain when light falls on it। मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको वो दिखेगा ही नहीं, ठीक है, मतलब वो पेज पे दिखना बंद हो जाएगा। मतलब आप देखो, आप एक आंख बंद करके देख रहे हो, ठीक है। आप एक आंख, अगर आप लेफ्ट वाली आंख बंद कर रहे हो तो आप इसको देख रहे हो, आप राइट वाली आंख बंद कर रहे हो तो आप इसको देख रहे हो, ठीक है। आप जब ऐसा कर रहे हो तो धीरे 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 पेज आगे ले रहे हो, तो थोड़ी देर में एक फिगर गायब ही हो जाएगी, मतलब एक चीज दिखना बंद ही हो जाएगी। इसका वो ब्लाइंड स्पॉट आया। इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसी पॉइंट होती है रेटिना पे जहां आपको चीजें दिखना बंद हो जाती हैं, ठीक है। द डिसअपियरेंस शोज दैट देयर इज अ पॉइंट ऑन द रेटिना। रेटिना पे एक ऐसी पॉइंट तो होती है विच कैन नॉट सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन व्हेन लाइट फॉल्स इन। तो एक ऐसी पॉइंट होती है जो ब्रेन को मैसेज नहीं भेजती है जब लाइट उस पर गिरती है। इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना। ये जो इमेज का इम्प्रेशन है, मतलब ये भाई इमेज मुझे दिखी, वो तुरंत चला नहीं जाता है रेटिना पे। जैसे कोई चीज आपको दिखी तो ऐसे नहीं एकदम आपको दिखी और गायब, मतलब तो वो थोड़ा मन में आपके रहता है, आपकी रेटिना को रहता है, हाँ मैंने देखा मैंने देखा। इट परसिस्ट देयर फॉर अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड। मतलब समझो अचानक से नहीं, आप कहते हो वो मेरे को अभी दिखा, गायब हो गया, नहीं वो मुझे अभी दिखा। मतलब आपको कुछ भी दिखता है वो 1/16 ऑफ सेकेंड तक आपकी रेटिना पे असर रखता है। नहीं, आप कहते हो आपको बिल्कुल, आप इतनी न्यूज देखते हो, कभी कुछ देखते हो तो अचानक से कुछ दिख जाता है तो आप कहते हो नहीं मैंने वहां वो देखा था। मतलब रेटिना जो होती है 1/16 ऑफ अ सेकेंड कोई भी पिक्चर आपको परसिस्ट रखती। परसिस्ट मतलब वो टिकी रहती है आपकी रेटिना पे, ठीक है। मतलब तुरंत नहीं गायब हो जाता, भाई दिखा और बिल्कुल आपको कुछ दिख गया। आपको कभी ऐसी चीज भी दिख जाती है न्यूज में या कभी भीड़ में, बाजार में, तो आपकी मदर भी खड़ी होती है, आप भी खड़े होते हो, तो आप कहते हो नहीं मुझे जस्ट दिखा अभी, मतलब 1/16 ऑफ अ सेकेंड तक वो इमेज आपके दिमाग में रहती है, ठीक है। मतलब आपकी रेटिना पे रहती है वो इस इमेज का असर। the impression of an image does not vanish immediately from retina, it persists there for 1/16 of a second. If still images of a moving object are flashed on the eye at a rate faster than 16 per second, then eye perceives the object as moving. Suppose एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, मतलब ऐसे घूमता हुआ ऑब्जेक्ट है। उसकी रुकी हुई इमेज, ऑब्जेक्ट भले घूमता हुआ है पर उसकी रुकी हुई इमेज अगर आपको आंखों में दिखाई जाए 16 सेकेंड, इफ स्टिल इमेजेस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर फ्लैश ऑन द आई एट अ रेट फास्टर देन 16 पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में इतनी फास्टली अगर कोई इमेज दिखाई जाए आपकी आंखों को, देन द आई परसीव दिस ऑब्जेक्ट एज मूविंग। तो भले वो रुकी हुई इमेज है पर आपको आंख ऐसे बोलेगी नहीं ये मूव कर रही है, ठीक है, वो आपको मूव करती हुई दिखेगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी है,
इस एक्टिविटी में क्या है, गेट अ स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ साइज 6 to 8 सेंटीमीटर। सो 6 से 8 सेंटीमीटर का एक कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड का मतलब कोई भी पुट्ठा ले सकते हो, जो बॉक्स का कोई भी पुट्ठा फाड़ दो और वो स्क्वायर पीस ले लो, पर स्क्वायर में लेना है, मतलब चारों साइड्स इक्वल। मेक 2 होल्स एज शोन इन द फिगर 16.16। सो इस कार्डबोर्ड में यहाँ 2 होल्स बनाओ, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। सो थ्रेड अ स्ट्रिंग थ्रू द 2 होल्स। अब यहाँ एक स्ट्रिंग, एक डोरी जाने दो, इन होल्स के पीछे एक डोरी जाने दो। फिर ड्रॉ पेस्ट अ केज ऑन वन साइड ऑफ द कार्डबोर्ड एंड अ बर्ड ऑन द अदर साइड। अब आप क्या करो, कार्डबोर्ड में ड्राइंग करो, एक साइड आप पिंजरा बनाओ और उसकी दूसरी साइड एक बर्ड बना दो, ठीक है। एक साइड पिंजरा बनाओ, आगे की साइड और पीछे की साइड देखो, एक कार्डबोर्ड लिया, ठीक है। सो एक कार्डबोर्ड लिया, सपोज ये कार्डबोर्ड है, ठीक है। सो ये कार्डबोर्ड में यहाँ एक होल कर दो, यहाँ एक होल कर दो, ठीक है। यहाँ से धागा डालो और ऐसे पीछे से ऐसे निकाल दो, ठीक है। सो यहाँ आप पिंजरा ड्रॉ करो, यहाँ आप बर्ड ड्रॉ करो, ठीक है। सो ड्रॉ पेस्ट अ केज ऑन वन साइड ऑफ द कार्डबोर्ड एंड बर्ड ऑन द अदर साइड। ट्विस्ट द स्ट्रिंग। अब आप क्या करो, उस स्ट्रिंग को ट्विस्ट करो एंड मेक द कार्ड ट्विल रैपिडली। अब आप ऐसे ऐसे घुमाओ, नहीं कैसे स्विंगर कैसे घुमाते हो ऐसे ऐसे, क्योंकि डोरियां है ना, सो ऐसे रैपिडली। डू यू सी बर्ड इन द केज। अब ऐसा कुछ होगा ना, आप ऐसा जादू होगा कि इस केज के अंदर बर्ड दिख जाएगी आपको, ठीक है। सो इस तरह से होता है, ठीक है। सो ये आप प्लीज ये करके देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। सो यहाँ देखो, द मूवीज दैट वी सी आर एक्चुअली अ नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर्स इन प्रॉपर सीक्वेंस। दे आर मेड टू मूव अक्रॉस आइस यूजुअली एट द रेट ऑफ 24 पिक्चर्स पर सेकेंड। सो वी सी अ मूविंग पिक्चर, ठीक है। मतलब आप इतनी जल्दी करोगे ना, मतलब 16 से 24 बार ऐसे घुमाओगे तो एक पॉइंट ऐसे आएगा कि आपको ये दोनों ही साथ में दिख जाएंगे, ठीक है। सो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट हुआ। सो नेचर हैज प्रोवाइडेड आईज विद आईलिड्स टू प्रिवेंट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द आई। आंखों को आईलिड्स भी दी गई हैं। आईलिड्स मतलब आप पलके बोल सकते हो। सो नेचर ने आईलिड्स दी हैं हमें। सो नेचर हैज प्रोवाइडेड आईलिड्स। सो आईलिड्स टू प्रिवेंट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द आई। कोई ऑब्जेक्ट अंदर ना घुसा है तो आईलिड्स दी गई है नेचर ने। सो आईलिड्स ऑल्सो शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। आईलिड्स क्या करते हैं, जो आईलिड्स लाइट को बंद भी कर देते हैं। आईलिड्स ऑल्सो शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। आई इज सच अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट दैट इट कैन क्लियरली सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट्स नियर बाय। आई आपको दूर के भी ऑब्जेक्ट्स दिखाती है, आपको नजदीक के भी दिखाती है। The minimum distance at which the eye can see objects distinctly varies with age. So कम से कम डिस्टेंस जिससे आपको आँख से, मतलब जैसे आपको आपके पेरेंट्स को, ठीक है, अब आपके पेरेंट्स आई थिंक सो 40+ होंगे, आई थिंक सो 40+ आपके पेरेंट्स होंगे। सो अभी आप देखोगे आपके पेरेंट्स को नज़र का चश्मा आने लगा होगा, ठीक है। कई बारी उनको कुछ पढ़ना होता है तो उनको चश्मे के बिना वो नहीं पढ़ पाते हैं, वो कहते हैं पहले मैं चश्मा निकालूं। चश्मे तो आपको भी ज़रूर होंगे, पर आपको चश्मे दूर की होंगे, ठीक है। आपको बोर्ड नहीं दिखता होगा, या आपको भाई दूर कुछ लिखा हुआ होगा, बहुत दूर नहीं दिखा होगा। पर एज के साथ साथ क्या होता है, आपको आगे की नज़र भी कमज़ोर होने लगती है। मोस्टली ये 40+ एज में होता है। सो द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली वेरीज विद एज। तो ये आपकी एज के साथ ये फर्क पड़ता जाता है। द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड विद अ नॉर्मल आई इज अबाउट 25। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये MCQ में आ सकता है कि सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल डिस्टेंस जिससे आप नॉर्मल आई मतलब आपको कोई चश्मा नहीं है, ठीक है। चश्मा इन द सेंस आपकी आंखें बिल्कुल ठीक है, ना दूर की प्रॉब्लम ना नज़दीक की प्रॉब्लम है। तो एक नॉर्मल आई को अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर तक है तो आराम से वो इंसान पढ़ सकता है। सो some persons can see objects close to them clearly but one cannot see distant objects so clearly। आपके लिए ये बात है, मतलब आप जितने जैसे बच्चे हैं जिनको चश्मा है तो इनको, आप जैसे बच्चों को नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं बट दूर के नहीं
दूर के ऑब्जेक्ट्स इतनी क्लियरली नहीं दिखते हैं। ऑन द अदर हैंड सम पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स नियर बाय क्लियरली बट दे कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। उल्टा कभी ऐसे भी होता है, नजदीक का नहीं दिखता, दूर का उल्टा सही दिख जाता है। विथ सुटेबल करेक्टिव लेंसेज दिस डिफेक्ट ऑफ द आई कैन बी करेक्टेड। इसे डिफेक्ट कहा जाता है। अब आप कहोगे हम डिफेक्टिव है, नहीं डिफेक्टिव नहीं हो, पर इसे डिफेक्ट ऑफ आई कहा जाता है। ठीक है, मतलब आपको जब दूर का नहीं दिखता है चश्मा बनवा लेते हो, नजदीक का नहीं दिखता है चश्मा बना लेते हो, पर जो नहीं दिखता है उसे डिफेक्ट ऑफ आई कहते हैं। और आई में अगर ये डिफेक्ट आया है आपको करेक्ट कराना पड़ेगा। कैसे करेक्ट कराते हो? लेंसेज पहन के। लेंसेज मतलब चश्मा, आप चश्मे खरीदते हो या लेंसेज खरीदते हो। सो जब फिर आप वो ठीक हो जाता है। आपको जो भी नंबर है वो नंबर आपको दिया जाता है, उस नंबर का आप चश्मा बना ले, उसे लेंस कहते हैं। उन चश्मे में क्या लगते हैं? लेंसेज लगते हैं। उन लेंसेज की वजह से आपकी आंखों का जो डिफेक्ट है, जो नहीं दिख रहा है या दिख रहा है, दूर का पास का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। सो ये तो रेगुलर एज में, ठीक है, आपकी मेरी एज, भाई आपकी एज, मेरी एज, पापा मम्मी की एज, ठीक है। सो ये सब हमारे साथ होता है, कभी दूर का नहीं दिखता है, कभी नजदीक का नहीं दिखता है, तो हम क्या करते हैं? चश्मे बनवा लेते हैं विद द सुटेबल करेक्टिव लेंसेज। लेंसेज बना देखते हैं और हमारे डिफेक्ट्स हो जाते हैं ठीक। पर कई बार क्या होता है बूढ़ी उम्र में, इन एन ओल्ड एज, आपके दादा दादी या नाना नानी, सो पर्टिकुलरली इन ओल्ड एज आई साइट बिकम्स फॉगी। फॉगी का मतलब क्या होता है? एकदम आपको फॉग जैसा, एक फॉग मतलब एकदम धुआं नहीं होता है। सो फॉगी इट इज ड्यू टू आई लेंस बिकमिंग क्लाउडी, मतलब एकदम क्लाउड जैसा हो जाता है आपका आई लेंस, एकदम कहते हैं ना घाटा हो जाता है। व्हेन इट हैपेंस पर्सन्स आर सेड टू हैव कैटरैक्ट, कहते हैं मोतिया आया है। तो आपके कईयों के दादा दादी नाना नानी को मोतिया आया होगा। सो आंखें एकदम आप देखना एकदम उनकी वाइट सी एकदम अलग सी दिखेंगी। सो वो है मोतिया की निशानी। सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा ओल्ड एज हो जाती है तो ये मोतिया आना कोई बड़ी बात नहीं है। सो इसमें क्या होता है धीरे धीरे आंखों की रोशनी चली जाती है। मतलब अगर मोतिया, तो आप देखोगे तो वो तुरंत ऑपरेशन करवा देते हैं आपके पेरेंट्स, आपके दादा दादी नाना नानी का, कि भाई कभी मोतिया आया है तो तुरंत ऑपरेशन करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि लंबे समय तक अगर आप ध्यान ना दो तो उनकी आंखें जा भी सकती हैं। इट इज़ पॉसिबल टू ट्रीट दिस डिफेक्ट। तो इसको कोई ऐसा नहीं है मोतिया आया तो ठीक नहीं हो सकता। द ओपेक लेंस इज रिमूव्ड एंड अ न्यू आर्टिफिशियल लेंस इज इंसर्टेड। सो वो मणि डाली जाती है, बोलते हैं ना मणि डाली, तो वो होता है आर्टिफिशियल लेंस। सो अंदर जो लेंस होता है वो निकाल दिया जाता है और आर्टिफिशियल लेंस डाला जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज मेड दिस प्रोसीजर सिंपल एंड सेफर। पहले ये मोतिया वाला ये जो ऑपरेशन होता था कैटरैक्ट, इसे कैटरैक्ट कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में मोतिया। सो ये जो कैटरैक्ट वाला ऑपरेशन था ये बहुत ही तकलीफदायी था, बहुत ही पेनफुल होता था। पर अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है ये सेफ होता जा रहा है। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कितनी भी एज का इंसान अच्छे से ऑपरेशन करा के आ सकता है। सो इन ओल्ड एज, पर्टिकुलरली इन ओल्ड एज आई साइट बिकम्स फॉगी। इट इज ड्यू टू आई लेंस बिकमिंग क्लाउडी। व्हेन इट हैपन्स पर्सन्स आर सेड टू हैव कैटरैक्ट। कहा जाता है कि मोतिया आया है। सो देयर इज अ लॉस ऑफ विजन। सो इट इज पॉसिबल टू ट्रीट दिस डिफेक्ट। ट्रीटमेंट क्या है इसका? ऊपर क्या ट्रीटमेंट था? ऊपर था लेंस पहनो। लेंस मतलब लेंस पहनो या चश्मा, चश्मे में भी लेंसेज होते हैं, सो चश्मे पहनो। और इसको कैसे ट्रीट करना है? इसमें आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, मतलब जिसको मोतिया है उसे। द ओपेक लेंस इज रिमूव्ड एंड अ न्यू और आर्टिफिशियल लेंस इज इंसर्टेड। ठीक है, अच्छा, अब आंखों की देखभाल, केयर ऑफ द आई। आंखों की देखभाल कैसे कर? अब आपने देखा आंखों का इतना ज्यादा रोल है, आंखों में डिफेक्ट्स भी आ जाते हैं और वो ठीक भी होते हैं, पर आपको ध्यान कैसे रखना है? क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक कुदरत का एक दिया हुआ एक गिफ्ट है हमको। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। क्या कैसे कर सकते हो? पहले सबसे पहली बात, पहले केयर कैसे कर सकते हो? सो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू शुड गो टू एन आई स्पेशलिस्ट। सबसे पहली बात, हैव अ रेगुलर चेकअप। पहले तो प्रॉपर केयर लेनी चाहिए आइज की भी। आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो ढिलाई नहीं करनी है हमें सीधा आई स्पेशलिस्ट के पास या ऑप्टिशियन के पास जाना चाहिए। आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। ऑप्थेमोलॉजिस्ट कौन होता है? जो आपकी आंखों की जो आंखें, आई स्पेशलिस्ट को बोला जाता है। तो ऑप्थाल के पास जाना चाहिए आपको, ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास। सो वो आपकी आंखें चेक करेगा।
सो हैव अ जैसे दांतों के डॉक्टर को डेंटिस्ट बोलते हैं, ऐसे आंखों के डॉक्टर को ऑप्थेमोलॉजिस्ट। सो आपको उनके पास जाना चाहिए, इसको आई स्पेशलिस्ट भी बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में। रेगुलर चेकअप कराओ, हैव अ रेगुलर चेकअप करा लो अगर आपको तकलीफ आ रही है आंखों में। इफ एडवाइस यूज सुटेबल स्पेक्टिकल्स, अगर डॉक्टर बोलता है चश्मे पहनने की जरूरत है स्पेक्टिकल्स की तो पहन लो। टू लिटिल और टू मच लाइट इज बैड फॉर आईज, इनसफिशिएंट लाइट कॉजेज आई स्ट्रेन, बहुत ही कम लाइट में मत पढ़ो, बहुत ही ज्यादा ब्राइट लाइट में मत पढ़ो, दोनों आंखों के लिए खराब हैं। इनसफिशिएंट लाइट, अगर आंख का लाइट कम होगी, लाइट कम में पढ़ रहे हो तो आई स्ट्रेन होगा, हेडेक्स होंगे, ठीक है, आंखों पे जोर आएगा और सर दर्द होगा। लाइट बहुत ज्यादा होगी जैसे सन, ठीक है, सन को बिल्कुल आप जाके ऐसे आंखों में, सन की आंखों में आंखें डाल के देख रहे हो, सन को बिल्कुल देख रहे हो। सो अ पावरफुल लैंप और लेजर टॉर्च कैन इंजर द रेटिना, मतलब आपकी आंखें डैमेज हो सकती हैं, बहुत ज्यादा लाइट देख लो तो आंखें डैमेज भी हो सकती हैं। डू नॉट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली, कभी भी सीधा मत देखो, ना सन की तरफ देखो या किसी भी पावरफुल लाइट की तरफ बिल्कुल सीधा मत देखो, आपकी रेटिना डैमेज हो सकती है। और रेटिना का काम क्या है, रेटिना का काम आंखों को इमेज दिखाना है, तो अगर वही डैमेज हो गई आपको कोई इमेज दिखेगी नहीं, आपको दिखेगा ही नहीं। नेवर रब योर आईज, अपनी आंखों को मसलो नहीं। नेवर रब योर आईज इफ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू योर आईज, वॉश योर आईज विथ क्लीन वाटर, इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट गो टू अ डॉक्टर। कभी आंखों में आपके कुछ चला जाता है, डस्ट चला जाता है तो मसलो मत, आंख को मसल मसल मत करो, आंखें लाल हो जाएंगी। सो आप क्या करो, ठंडे पानी से जाके आंखें धो लो या नॉर्मल पानी से आंखें वॉश कर लो। सो आंखें वॉश करोगे तो आपको तब ठीक लगेगा, वो डस्ट निकल जाएगी। अगर तो भी नहीं निकलती है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। ऑलवेज रीड टू द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन, हमेशा एक नॉर्मल डिस्टेंस पे पढ़ाई करो, बहुत नजदीक किताब भी मत रखो, बहुत ज्यादा दूर भी मत रखो। नजदीक रखोगे तो भी आंखों पे प्रेशर आएगा, दूर रखोगे तो भी प्रेशर आएगा। सो ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन, डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज टू योर आईज और कीपिंग इट टू फार, ठीक है। सो इवन आपने क्लास 6 में बैलेंस डाइट के बारे में भी पढ़ के आए हो पूरा चैप्टर। कभी कभी ऐसे भी होता है खाने में किसी चीज की कमी के कारण भी हमें आई डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है, बहुत ध्यान रखते हो आंखों का, पर खाना पीना ढंग का नहीं होता है तो भी आई डिफेक्ट हो जाता है। सो इफ फूड इज डिफिशिएंट इन सम कंपोनेंट्स आईज में ऑल्सो सफर, कभी अगर खाने में कमी है, आपके खाने में किसी विटामिन, किसी मिनरल, किसी भी चीज की कमी है, फाइबर की, इसकी उसकी, मतलब जो जरूरी चाहिए आपको, मिनरल्स चाहिए, उसकी कमी है तो आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसकी कमी है तो भी आपकी आंखें सफर कर सकती हैं, आंखों में प्रॉब्लम आ सकती है। सो लैक ऑफ विटामिन ए इन फूड स्टफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी आई ट्रबल्स, अगर आप विटामिन ए वाला खाना नहीं खा रहे हो, आपके खाने में विटामिन ए नहीं है, सो आपकी आंखें सफर हो सकती हैं। सो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस करके बीमारी हो जाती है, आपके खाने में विटामिन ए की मात्रा कम है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। सो इसलिए आपको आपकी डाइट में अगर आंखों की देखभाल करना चाहते हो तो वन शुड देयरफॉर इंक्लूड इन द डाइट कंपोनेंट्स विच है विटामिन ए, ऐसा खाना खाओ जिसमें विटामिन ए हो। किस किस में विटामिन ए है, रॉ कैरेट्स, कच्ची गाजर में, ब्रोकली, ग्रीन वेजिटेबल्स में जैसे कि स्पिनच मतलब पालक, फिर कॉड लिवर ऑयल मतलब ये फिश, जो फिश खाते हैं फिश में होता है, तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो कॉड लिवर ऑयल काम का नहीं है। आर रिच इन विटामिन ए, इनमें बहुत ज्यादा विटामिन ए का सोर्स होता है। कच्ची, अभी गाजर की सीजन भी है, कच्चे गाजर खा लो, पालक खाओ, ब्रोकली भी एक तरह का वेजिटेबल ही है। कॉड लिवर ऑयल ये फिशेस हुई सीधी सीधी। फिर एग्स, अंडे एग्स आर द सोर्सेस ऑफ विटामिन ए, पर अगेन वेजिटेरियन हो तो मत खाओ। मिल्क, दूध पियो, दूध में विटामिन है। कर्ड, दही में है, चीज में है, बटर में है, और पपाया और मैंगो में भी विटामिन ए है, ठीक है। सो समर सीजन है तो मैंगो खाओ, और फिर और कोई सीजन हो तो पपैया खा लो, ठीक है। सो ये फ्रूट्स खा के, ये वेजिटेबल्स खा के आपको विटामिन ए मिलेगा एंड आपकी आंखें रहेंगी, एटलीस्ट आंखें आपके फूड के न्यूट्रिशन की वजह से प्रॉब्लम में नहीं आएंगी। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट, अब कई ऐसे होते हैं जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड मतलब
उन्हें दिखता नहीं है, ठीक है, दे आर ब्लाइंड। सो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? हाँ, पढ़ते हैं, लिखते हैं। कैसे? सम पर्सन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन कैन बी विजुअली इम्पेयर्ड। हो सकता है कोई बच्चा, कोई बड़ा विजुअली इम्पेयर्ड हो, सो दे हैव वेरी लिमिटेड विजन टू सी थिंग्स। सम पर्सन कैन नॉट सी एट ऑल सिंस द बर्थ। कई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जन्म से नहीं देख पाते, कैन नॉट सी एट ऑल, बिल्कुल नहीं दिखता। सम पर्सन में लूज देयर आई साइट बिकॉज ऑफ अ डिजीज और एन इंजरी। कईयों की आंखें किसी बीमारी की वजह से चली जाती हैं या कुछ उनको लग जाता है, उसमें उनकी आंखें चली जाती हैं, इंजरी या बीमारी की वजह से। Such persons try to identify things by touching and listening to voices more carefully. ऐसे लोग कैसे पहचानने की कोशिश करते हैं चीज़ों को? ऐसे लोग उन चीज़ों को पहचानने की कोशिश करते हैं मतलब टच करके, उनकी वॉइस, उनकी आवाज़ से उनको टच करके पहचानने की कोशिश करते हैं। सो दे डेवलप्ड देयर अदर सेंसेस मोर शार्पली। वो क्या करते हैं? अपनी और भी सेंसेस अच्छे से डेवलप कर लेते हैं और शार्पली डेवलप कर लेते हैं। However, additional resources can enable them to develop their capabilities further. तो इनकी आई साइट चली जाती है तो उनकी जो बाकी सेंसेस है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, चीज़ों को वो समझने लगते हैं। पर आप अगर उन लोगों के लिए और भी जो रिसोर्सेज हैं और भी चीज़ें हैं जो उनको हेल्प कर सकती हैं ताकि वो और अपनी जो है उनकी प्रतिभा बढ़ा सकें, ठीक है। इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे उनकी ये कैपेसिटी बढ़ेगी देखने की। देखो, कैपेसिटी तो नहीं बढ़ सकती देखने की, तो कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? पर मतलब उनकी जो है कैपेबिलिटी बढ़ेगी। कैपेबिलिटी मतलब उनकी क्षमता बढ़ेगी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से करने के लिए। समय वो पढ़ भी सकते हैं। कैसे पढ़ते हैं? पेज नंबर 209 पे ब्रेल। व्हाट इज द ब्रेल सिस्टम? So the most popular resource for visually challenged persons is Braille. सबसे जो इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, सबसे इम्पोर्टेंट साधन है जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स के लिए, विजुअली मतलब आँखों, विजुअली चैलेंज पर्सन जिनको आँखों में प्रॉब्लम है, नहीं दिखता है, कम दिखता है, उनके लिए ब्रेल लैंग्वेज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉपुलर रिसोर्स है, बहुत ही पॉपुलर है विजुअली इम्पेयर्ड पीपल के लिए। So Louis Braille, himself a visually challenged person, developed a system for visually challenged persons and published it in 1821. और इसको बनाया किसने था? जो खुद विजुअली इम्पेयर्ड थे, मतलब इन्हें भी नहीं दिखता था और इन्होंने ये सिस्टम डेवलप किया, विजुअली इम्पेयर्ड का ये सिस्टम डेवलप किया। और ये सिस्टम इन्होंने डेवलप किया और उसे पब्लिश भी किया 1821 में, और ये ऑल ओवर वर्ल्ड अपनाया भी गया है। लुइस ब्रेल, आप उसको फादर कह सकते हैं ब्रेल सिस्टम का। उनके नाम पर से ही उन्होंने इसका नाम लिखा उस सिस्टम का। उन्होंने खुद ही डेवलप किया क्योंकि वो खुद भी विजुअली इम्पेयर्ड थे। द प्रेजेंट सिस्टम वॉज एडॉप्टेड इन 1932। जो आज जो यूज होता है सिस्टम वो 1932 में अडॉप्ट हुआ। There is a Braille code for common languages, mathematics and scientific notation. कुछ कोड्स होते हैं, मतलब मैथ्स के लिए, लैंग्वेजेस के लिए या साइंस की किसी भी नोटेशन के लिए अलग अलग कोड्स होते हैं ब्रेल लैंग्वेज में। मैनी इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रीड यूजिंग ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम की मदद से आप कोई भी इंडियन लैंग्वेज पढ़ सकते हो, ठीक है। 1821 में ब्रेल ने पब्लिश किया था ब्रेल सिस्टम, और आजकल जो सिस्टम अपनाया जा रहा है 90, मतलब वो ब्रेल का थोड़ा और इम्प्रूवाइज्ड वर्जन होगा। 1932 में उसे अडॉप्ट किया गया। Visually impaired people learn the Braille system by beginning with letters, then special characters and letter combinations. Methods depend upon recognition by touching. Each character has to memorized. जो visually impaired people होते हैं, जिन्हें दिखने में इशू है, वो ब्रेल सिस्टम को शुरू से ही सीखते हैं। लेटर्स, उसमें लेटर्स सिखाए जाते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स मतलब कुछ सिम्बॉल्स वगैरह होते हैं, लेटर कॉम्बिनेशंस होते हैं। जैसे आप सेंटेंसेस सीखते हो वैसे ही ब्रेल लैंग्वेज सीखी जाती है। मेथड्स डिपेंड अपॉन रिकॉग्निशन बाय टचिंग। ये सब टचिंग से होता है, ठीक है, मतलब वो लेटर्स को टच किया जाता है जो उनकी भाषा है। ईच कैरेक्टर हैज़ टू बी मेमोराइज, वो सब उनको याद रखना पड़ता है। ब्रेल टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हैंड और बाय मशीन।
सो ये जो टेक्स्ट, ये जो उनकी लैंग्वेज है उसको हाथ से भी बनाया जा सकता है या तो मशीन से भी। टाइपराइटर लाइक डिवाइसेस एंड प्रिंटिंग मशीन्स हैव नाउ बीन डेवलप्ड। सो ब्रेल लैंग्वेज को और इजी बनाने के लिए टाइपराइटर्स और प्रिंटिंग मशीन्स डेवलप की गई हैं, ठीक है। सो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल लर्न द ब्रेल सिस्टम बाय बिगनिंग विद लेटर्स देन स्पेशल कैरेक्टर्स एंड लेटर कॉम्बिनेशंस, ठीक है। ईच कैरेक्टर हैज टू बी मेमोराइज, उन्हें याद रखना पड़ता है। ब्रेल टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय हैंड और बाय मशीन, ठीक है। सो यहाँ देखो आप, ये है आपका ब्रेल सिस्टम। सो ब्रेल सिस्टम क्या है? ब्रेल सिस्टम है 63 डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर्स, ठीक है। सो ब्रेल सिस्टम में कितने डॉट्स होते हैं? 63। ब्रेल सिस्टम है 63 डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर्स। ब्रेल सिस्टम में 63 डॉट्स होते हैं। ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स अ लेटर, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, अ कॉमन वर्ड और अ ग्रामेटिकल साइन। सो हर कैरेक्टर में लेटर होता है, मतलब ये लेटर है। सो हर कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स अ लेटर, हर कैरेक्टर एक लेटर दिखाता है। अ कॉमन वर्ड और अ ग्रामेटिकल साइन, ठीक है। एक कॉमन वर्ड दिखाते हैं, एक कॉमन वर्ड और ग्रामेटिकल साइन। डॉट्स आर अरेंज इन सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज ऑफ 3 डॉट्स ईच। सो डॉट्स अरेंज किए जाते हैं, डॉट्स आर अरेंज इन सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज ऑफ 3 डॉट्स ईच। सो ये कुछ इनकी टेक्निक है, इस तरह से ये किया जाता है। जैसे सी है, सो ये सी, ये करना पड़ेगा। तो ये मतलब ब्रेल लैंग्वेज में ये है, ए ब्रेल लैंग्वेज में ये है, टी ब्रेल लैंग्वेज में ये है, एंड ब्रेल लैंग्वेज में ये है, कॉमा ब्रेल लैंग्वेज में ये है, ठीक है। सो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, आप देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। सो ये सीखते हैं और ये इनको सब याद भी करना पड़ता है कि सी के लिए 2 डॉट्स, ये दो लाइनें, 2 डैश, और ए के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। सो ये ऑब्वियस ये सीखते हैं और फिर उसके बाद पढ़ाई करते हैं इससे, ठीक है। ब्रेल सिस्टम है 63 डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर्स। 63 होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, तो अल्फ़ाबेट्स में भी एक पर्टिकुलर नंबर होता भी इतनी है। सो वैसे ही और ब्रेल में भी 63 डॉट पैटर्न्स होते हैं। ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स अ लेटर, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, अ कॉमन वर्ड और अ ग्रामेटिकल साइन। हर लेटर से कुछ मतलब होता है। डॉट्स अरेंज किए जाते हैं। सो इस तरह से these patterns when embossed on braille sheets help usually challenge person to recognize the words by touching। so ये जो वर्ड्स हैं ये ब्रेल शीट्स पे एम्बोस किए जाते हैं, मतलब इन्हें चित्रा जाता है, मतलब फील हो वैसे, भाई मेरे को गोल ऐसे गोल फील हो, डैश फील हो। सो ये इन्हें ब्रेल शीट्स पे एम्बोस किया जाता है। सो जो विजुअली चैलेंज पर्सन है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उसे टच करते ही। सो उन्हें टच करने के लिए इजी होए, सो जो डॉट्स हैं थोड़े से उभराव देते हैं, मतलब उनको फील जल्दी होए वैसा। इवन लास्ट में ये जो लास्ट बॉक्स है इसमें हेलन किलर का एक दिया हुआ है। सो कुछ विजुअली इम्पेयर्ड इंडियंस रहे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल किया है। दिवाकर करके एक चाइल्ड है, मतलब एक कहते हैं ना बहुत ही चाइल्ड प्रोडिजी, मतलब एक चमत्कारिक बच्चा। हैज़ गिवन अमेजिंग परफॉर्मेंसेस एज अ सिंगर। दिवाकर एक बहुत ही अच्छा सिंगर है जो बचपन में मतलब वो विजुअली इम्पेयर्ड था पर उसकी सिंगिंग बहुत ही अच्छी थी। रविंद्र जैन भी एक सिंगर रहे हैं, लिरिसिस्ट रहे हैं, म्यूजिक कंपोजर रहे हैं। वो भी पैदा ही विजुअली इम्पेयर्ड हुए थे। उन्होंने संगीत प्रभाकर डिग्री इलाहाबाद से ली, इलाहाबाद से उन्होंने बाकायदा संगीत की डिग्री भी ली और वो आगे जाके उन्होंने पिक्चरों में काम भी किया, मतलब अपना म्यूजिक भी दिया। लाल आडवाणी हिमसेल्फ विजुअली इम्पेयर्ड established an association for special education rehab of disabled in India. Besides this, he represent India on braille problems in UNESCO. लाल कृष्ण आडवाणी नहीं, लाल आडवाणी। सो लाल आडवाणी इनको ये खुद भी देख नहीं सकते थे, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई ऐसे लोगों के लिए और उन्होंने रिहैब मतलब ये उनके लिए सेंटर्स बनाए और उन्होंने यूनेस्को में जाके इंडिया में ब्रेल लैंग्वेज को लेके क्या प्रॉब्लम है वो बात की। इसके बाद हेलन किलर, ये तो बहुत ही फेमस हैं।
सो हेलेन किलर एन अमेरिकन ऑथर एंड लेक्चरर, ये ऑथर रही हैं, लेक्चरर रही हैं। सबसे ज़्यादा विजुअली चैलेंज पर्सन में इनका नाम लिया जाता है। भाई आंखों से प्रॉब्लम थी तो भी इन्होंने बहुत अचीव किया। इनकी आंखें चली गई थी जब वो सिर्फ 18 महीने की थी, मतलब 1.5 साल की उम्र में उनकी आंखें पूरी चली गई थी। बट उनका जो दृढ़ संकल्प था, उनकी जो हिम्मत थी, उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी ख़त्म की एक यूनिवर्सिटी में से। उन्होंने इसके बाद बहुत सारी किताबें लिखी, जिसमें एक किताब थी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ 1903 में। सो ये सारे विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत अच्छा काम किया है। सो इसी के साथ इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एंड होता है। आई विल सजेस्ट टू यू टू रीड द एंटायर चैप्टर प्रॉपरली, बहुत अच्छे से रीड करें एंड व्हाट्सएप मी द एंटायर थिंग आफ्टर राइटिंग इट। थैंक यू।